हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज हशम सर और आज की क्लास में आपने थंबनेल पे ही देख लिया होगा कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या गिवन है? रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर में ये पहली क्लास है। ये जो नया चैप्टर शुरू हुआ है इस चैप्टर की ये बिल्कुल पहली क्लास है। पहली क्लास में आपको इंट्रोडक्शन की ये क्लास है, यानी पूरा कंप्लीट आपको समझाया जाएगा। पूरी थ्योरी की क्लास होगी ये, जिसमें एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा कि किस तरह से रिटायरमेंट या फिर डेथ होने की, जब पार्टनर की डेथ होती है या रिटायरमेंट होता है तो क्या सीन होता है फर्म का। तो हम इसको पूरा कंप्लीट बताएंगे। आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, पूरा थ्योरम आप समझ जाएंगे आज। उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की जो है वो क्लासेस आती रहेंगी। आपको पूरा चैप्टर शुरुआत से ही करना है, यानी इंट्रोडक्शन की क्लास को बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ से भी थ्योरी के क्वेश्चन 1 मार्क्स के बोर्ड में बनते हैं, इसलिए थ्योरी जान लेना बहुत ज़रूरी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके बावजूद हम लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वीडियोज़ प्रोवाइड कराते हैं, आपको वीडियो क्लास बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आपके तो फ्यूचर का सवाल है, भविष्य का सवाल है, आप क्यों नहीं कर सकते। याद रखिए, मैं पहले ही वीडियो के शुरुआत में आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो है अभी मैं जिसको पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है और आपको फेयर नोट्स में अपनी लिखना है। ये आप जान के चलिए, मैंने आपको बता दिया है फेयर नोट्स में ज़रूर लिखना है। ये कॉपीज़ आपकी चेक होंगी। तो आप एक बात जान करके रखिए कि इसको जैसे ही मैं अभी ज़रा देर के लिए, थोड़ा सा टाइम के लिए मैं हटूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे, फिर इसको मैं समझाना शुरू करूंगा और आपकी फेयर नोट्स पे दिखना चाहिए। ठीक है, तो आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्लास शुरू करते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए शुरुआत से बात करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत हो रहा है, लेकिन बावजूद उसके हम लोग यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। पावर कट बहुत ज़्यादा है, लाइट अभी नहीं है, इन्वर्टर से आपके लिए क्लासेस अरेंज की जा रही हैं। देखिए कितना मुश्किल होता है हम लोग के लिए क्लास अरेंज करना। आइए बात करते हैं क्या गिवन है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बताया गया रिटायरमेंट होता है या डेथ होता है पार्टनर का, तो उसको क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन पहले हम समझ लेते हैं। गिवन है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीन्स सीजिंग टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म। यानी कहने का मतलब है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीन्स बताया गया सीजिंग। सीजिंग का मतलब क्या? यानी सीज कर देना, कुछ किसी चीज को खत्म कर देना। ठीक है ना? क्या खत्म कर देते हैं? सीजिंग टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म। यानी एक पार्टनर जो है उसका काम एकदम बिल्कुल फिनिश हो जाता है वहां से, उसको कहते हैं पार्टनर का रिटायर होना। ये बात हो गई सीजिंग की। ठीक है ना? फिर कहा जा रहा है, देखिएगा बताया जा रहा है कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द फर्म अंडर विच एन ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड एंड न्यू वन बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। हाउएवर द फर्म कंटिन्यूज इट्स बिजनेस। क्या जरूरत थी मुझे इन सब चीजों की बोर्ड पर लिखने की? आपको मैं ऐसे भी बोल के बता सकता था, लेकिन जरूरत है ताकि जो मैं बोल के चला जाऊं और बाय द वे आप नोट नहीं कर पाते, इसलिए मैंने यहां पर लिख भी दिया है। क्या लिखा है इसमें समझिए, इसको मैंने इसीलिए लिखा है। क्या कहा गया? आपको बताया गया कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटिंग the firm under which an old partnership comes to an end। यानी क्या बताया गया कि इसका मतलब ये होता है पार्टनरशिप का, जब एक पार्टनर रिटायर होता है, मतलब ये जो होती है ओल्ड पार्टनरशिप जो होती है वो उसका अंत हो जाता है, यानी वो फिनिश हो जाती है। तब क्या होगा देखिएगा, उसके बाद एंड अ न्यू पार्टनरशिप बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। यानी जो बचा हुआ है, सपोज कर लीजिए 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर्स हैं, उसमें एक रिटायर हो गया, तो जो 2 पार्टनर बचे ना उनके बीच रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। यानी रिकॉन्स्टिट्यूटिंग क्या हो जाएगा, देखिए लिखा हुआ है पार्टनर्स कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस। यानी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं उनके बीच ये रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। और हाउएवर द फर्म कंटिन्यूज इट्स बिजनेस। क्या कहा गया? कहा गया कि फर्म जो होती है वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू करती है। इट डजंट मीन कि 5 पार्टनर है, एक पार्टनर रिटायर हो गया तो फर्म आपकी फिनिश हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मैं क्या लिखा हुआ है मैं आपको थोड़ा सा कंक्लूजन में मैं समझाता हूं, एक बार में समझिएगा। सपोज कर लीजिए कि देयर आर 5 पार्टनर एंड वन इज गोइंग टू बी रिटायर ना, रिटायर होने के लिए जा रहा है, एक रिटायर हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है? जो नए पार्टनर होंगे, इस लाइन को समझिएगा, a new
न्यू वन बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर, यानी एक नई पार्टनरशिप बनेगी किसके बीच, कंटिन्यूइंग पार्टनर के बीच एक नई पार्टनरशिप बनेगी, comes into existence। और क्या होता है, however the firm continues its business, और फर्म का बिजनेस जो है वो ज्यों का त्यों चलता रहता है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे आप सपोज कर लीजिए स्कूल में अगर एक टीचर पढ़ा रहा है और वो चला जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पोस्ट हमेशा वैकेंट रहती है, वो पोस्ट फिर से फिलअप हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया है कि एक टीचर के स्कूल से चले जाने से स्कूल बंद नहीं होगा, उसी तरह से एक पार्टनर के, फर्म से एक पार्टनर के चले जाने से बंद नहीं होता है, बल्कि दूसरा पार्टनर आ जाता है या उसी पार्टनर्स के बीच में कंटिन्यू होता रहता है आपका बिजनेस। ये बात हो गई। उसके बाद गिवन है, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये समझिएगा। कहा गया कि द डिफरेंट वेज बाय विच अ पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम द फर्म आर। कहा जा रहा है डिफरेंट वेज हैं। कहा गया, पूछा गया, आपसे सवाल किया गया कि एक पार्टनर किस तरह से एक फर्म से रिटायर हो सकता है। जवाब ये आया कि डिफरेंट वेज, कई सारे वेज है। देखो न्यूमेरिकल की सारी क्लासेस होती है, सबको पढ़ाया जाता है और सब आप समझते हो, लेकिन थ्योरी का एक क्लास होता है या 2 क्लास इंट्रोडक्शन का होता है, तो वो बहुत जरूरी है। ये अगर आप समझ जाओगे तो आपको न्यूमेरिकल में आसानी होगी, इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंस रखना। क्या लिखा हुआ, द डिफरेंट वेज बाय विच अ पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम द फर्म आर, वो क्या है समझिएगा। पहला, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यानी करने का मतलब क्या हो गया, यानी पार्टनर्स की सहमति से, जो इनके सारे पार्टनर है उनकी सहमति से, उनके कंसेंट से, उनकी इच्छा से आप चाहें तो रिटायर हो सकते हैं। पहली बात। चलिए दूसरा क्या है, बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। कहा जा रहा है अगर पार्टनरशिप एट विल है तो आपको एक राइटिंग में नोटिस देना पड़ेगा, मतलब लिखित में आपको एक नोटिस देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, ऑल अदर पार्टनर्स को ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर, यानी जो आपके इंटेंशन में है, जो पार्टनर्स आपके साथी हैं उनको देना पड़ेगा। यह था दूसरा तरीका रिटायर होने का। तीसरा लिखा हुआ है इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। फिर क्या हो सकता है आगे समझिएगा। इसका मतलब है, कहा जा रहा है जो एग्रीमेंट होंगे, जो टर्म्स होंगे उनके अकॉर्डिंग हो सकता है। यानी ये 3 तरीका। देखिए फिर से एक बार समझिए इसको। कहा गया इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, यानी टर्म्स, एग्रीमेंट के क्या टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी ये सीन हो सकता है, यानी कि आप क्या हो सकते हैं, रिटायर हो सकते हैं। उसके बाद ये पॉइंट्स थे, ये थ्योरी है, ये थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं, इसको आपको फेयर नोट्स पे लिखना है, चेक करवाना है। फिर आगे लिखा हुआ है लाइबिलिटी ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर। कहा जा रहा है लाइबिलिटी, एक जो रिटायरिंग पार्टनर होता है, जब पार्टनर नाउ इज गोइंग टू बी रिटायर ना, तो उसके ऊपर क्या लाइबिलिटीज होती हैं या वो लाइबिलिटीज कब उसकी खत्म हो जाती है, इस पर भी बात होगी। गिवन है, क्या कहा गया समझिएगा। कहा गया लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ है आपका गिवन है। कहा जा रहा है लाइबिलिटी ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर फॉर द एक्ट्स बिफोर रिटायरमेंट, यानी फॉर द एक्ट बिफोर रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट के पहले क्या होता है एक्ट, समझिएगा फिर से सुनिएगा। लायबिलिटी ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, यानी जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका जो दायित्व होता है फॉर द एक्ट्स बिफोर रिटायरमेंट, यानी एक्ट्स के अकॉर्डिंग रिटायरमेंट के बिफोर, यानी उसके पहले। सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत क्या कहा गया सुनिएगा। लिखा हुआ है अ रिटायरिंग पार्टनर रिमेन्स लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म। कहा जा रहा है एक जो रिटायरिंग पार्टनर रहता है वो सभी चीजों के लिए, जो भी फर्म में चीजें हो रही हैं, काम हो रहा है, उन चीजों के लिए लायबल होता है, यानी उसकी जिम्मेदारी होती है। कब तक, कहा गया एक्ट्स के लिए ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। कहा जा रहा है उस दिन तक वो जिम्मेदार रहता है फर्म के सभी कामों के लिए, सभी कार्यों के लिए, जब तक, जिस दिन तक वो रिटायरमेंट नहीं ले लेता है उस दिन तक वो लायबल होता है। किसके अंतर्गत, सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत ये बात कही जा रही है। याद रखिएगा 1 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद गिवन है, कहा जा रहा है आपको बता दिया गया कि ये उस दिन तक रहेगा, रिटायरमेंट तक अपनी जो है लायबल रहेगा। हाउएवर अ रिटायरिंग पार्टनर मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी बाय एन
एग्रीमेंट बिटवीन हिमसेल्फ, कहा जा रहा है कि ये जो बंदा है वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो सकता है, मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी, अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो सकता है, लेकिन कैसे वो भी समझिए। कहा जा रहा है एक एग्रीमेंट के थ्रू हो सकता है बिटवीन हिमसेल्फ, यानी उनके बीच जो एग्रीमेंट हुआ है, या फिर थर्ड पार्टी, या फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर वो चाहे तो वो अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकता है। ये बात थी। उसके बाद दूसरा पॉइंट समझिएगा, अगला हेडिंग होगा कि लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर, लायबिलिटी ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर फॉर द एक्ट्स आफ्टर रिटायरमेंट। ये मैंने बताया बिफोर रिटायरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बच्चों, कभी भी इसमें बिल्कुल भी केयरलेसनेस नहीं करना है, प्रॉपर वे में नोट्स बनाना है। मैं बार बार जोर दे करके कह रहा हूं कि इनका नोट्स बनाना है, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसी थ्योरम से आते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि क्या लिखा हुआ है। आपको बताया गया कि सबसे पहले मैंने पढ़ाया था आपका कि लायबिलिटी क्या होती है पार्टनर की, रिटायरिंग पार्टनर की फॉर द एक्ट्स बिफोर रिटायरमेंट। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं फॉर द एक्ट्स आफ्टर रिटायरमेंट। कहा गया है सेक्शन 32 और सब सेक्शन 3 की बात करें तो कहा गया है इसमें अ रिटायरिंग पार्टनर ऑल्सो कंटिन्यूअस टू बी लाइबल। कहा जा रहा है जो रिटायरिंग पार्टनर रहता है वो भी लाइबल रहता है, उसका भी दायित्व रहता है। क्या दायित्व रहता है समझिए, टू थर्ड पार्टीज ना लाइबल गिवन है। कहा जा रहा है सेक्शन, कहा जा रहा है कि अ रिटायरिंग पार्टनर ऑल्सो कंटिन्यूअस टू बी लाइबल टू थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, यानी जो फर्म का एक्ट हो रहा है इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट, यानी कहा जा रहा है उसकी रिटायरमेंट के बाद भी। क्या कहा गया सेक्शन 32 सब सेक्शन 3 में क्या कहा गया, इसमें बताया गया कि अपने रिटायरमेंट के बाद भी वो लाइबल रहता है, यानी रिटायरमेंट हो गया लेकिन उसका दायित्व है। क्या है समझिएगा, कहा गया है कि जब तक अनटिल, मतलब जब तक द पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट गिवन, जब तक उसकी पब्लिक नोटिस ना दे दी जाए तब तक वो लाइबल रहता है। यानी रिटायरमेंट ले लेने के बाद भी उसका लाइबिलिटी फिनिश नहीं होती है, बल्कि जब तक उसको पब्लिक नोटिस वो नहीं दे देता है तब तक वो लाइबल रहता है। और अब हम आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। यानी इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद भी अब जरूरत है हमें कि आगे के टॉपिक्स को पढ़ें। याद रखना, जैसे उस इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए मैंने कहा था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ऐसे फिर मैं कह रहा हूं कि इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। लीजिए फटाफट, फिर मैं आपको समझाता हूं। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस नोट्स का भी, जिसको कह रहा हूं मैं बार बार कि वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स। इसी की मदद से आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करोगे, इसी की मदद से कॉन्सेप्ट समझोगे कि एक्चुअली रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर होता क्या है। गिवन है, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। क्या एडजस्टमेंट करना जरूरी हो जाता है अगर पार्टनर, देखो सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं आपको, ये सबसे ज्यादा काम आपके कहां पे चीजें आएंगी, सबसे ज्यादा तो ड्यूरिंग वाइवा। आपसे किस तरह से सवाल कर सकता है आपका जो एग्जामिनर होगा, वाइवा लेने के लिए जो बैठा होगा आपके सामने, तो किस तरह से क्वेश्चन कर सकता है वो सब मैं यहां पर थ्योरी में आपको समझा रहा हूं। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए क्या एडजस्टमेंट होते हैं जब एक पार्टनर रिटायर होता है, तो क्या एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं। तो अभी से इन क्लासेस की मदद से खुद को तैयार कीजिए, वाइवा के लिए खुद को तैयार कीजिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए ताकि न्यूमेरिकल जब प्रॉब्लम करिए तो आप सवाल मत पूछिए खुद से कि ये एडजस्टमेंट क्यों हम कर रहे हैं। आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि ये एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। आइए, गिवन है, कहा गया है कि डिटरमिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। क्या कहा गया कि जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो हमें एक एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। पहले एडजस्टमेंट की वो ये होता है कि हमें डिटरमाइन करना होता है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है और गेनिंग रेशियो क्या है, पहला एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 2 की बात करेंगे तो एडजस्टमेंट हम करते हैं गुडविल के लिए। अब आपके मन में सवाल नहीं आना चाहिए कि सर हम गुडविल का एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया। अब आपका एग्जामिनर जब आपसे पूछे ना कि बताइए कि क्या एडजस्टमेंट होता है, तो आप फटाफट से इन चीजों को बताइएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। थर्ड गिवन है कि एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग ऑन रिवैल्यूएशन। कहा जा रहा है कि इस दौरान जब एक पार्टनर रिटायर हो तो हम ये भी पता करते हैं कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस अराइज हो रहा है जब हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, किस चीज का, एसेट्स का, एंड रीअसेसमेंट कर रहे हैं लायबिलिटीज का। इसका मतलब आप समझे, बात किया जा रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट की, कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाते हैं जब एक पार्टनर क्या होता है, रिटायर होता है। इन चीजों को ना बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना। वजह मैं
मैं बताता हूं, आपका एग्जामिनर जब वाइवा आपसे लेगा तो पूछेगा, ना सिर्फ बोर्ड में आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इनकी जरूरत पड़ने वाली है, बल्कि यहां पे आपको वाइवा के लिए भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आइए आगे गिवन है, ये हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है 4th पॉइंट पे चलते हैं। कहा जा रहा है एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड लॉसेस। इसके लिए मैंने बताया था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड लॉसेस, इसके लिए मैंने बताया था ना, प्रॉफिट एंड लॉस अगर डेबिट होता है तो क्या सीन होता है उसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर क्रेडिट होता है तो क्या सीन होता है, आप समझे। रिजर्व्स मैंने बताया था ना, कौन से रिजर्व फंड के बारे में मैंने आपसे बात किया था, जिसमें आपकी कई सारी चीजें आती थी, आपको अंडरस्टूड है, याद भी होगा आपको कौन से रिजर्व की बात मैं कर रहा हूं, और अनेक आपके जो है वो प्रॉफिट होते थे। फिर बात करते हैं, आगे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल इफ एग्रीड, एडजस्टमेंट करते हैं कैपिटल का भी अगर एग्रीड होते हैं, ठीक है ना, तो एडजस्टमेंट कैपिटल का भी करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, ये हो गया एडजस्टमेंट का, इन एडजस्टमेंट को करना है, आपको पता है रिजर्व की बात क्या हो रही है, आपको पता है प्रॉफिट्स, आपको पता है लॉसेस वगैरह जिनके बारे में मैं आपको बता दिया। इसके बाद 5th पॉइंट हो गया एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल इफ एग्रीड। उसके बाद क्या गिवन है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको अंडरस्टूड है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा, या गेनिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले बता करके बात हो रही थी, लेकिन यहां पर थ्योरी भी बताऊंगा, क्योंकि आप समझो, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आप जवाब दे सको। क्या जवाब होगा आप सुनना, आप बताओगे कि द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इज कॉल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप अपने एग्जामिनर को बताएंगे कि सर और मैम, क्या बताएंगे आप, कहेंगे कि देखिए, कहेंगे कि द रेशियो, उस रेशियो की बात हो रही है इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, जिसमें कंटिन्यूइंग पार्टनर जो होते हैं डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, जिसमें वो डिसीजन लेते हैं कि अपना वो फ्यूचर प्रॉफिट या फिर लॉस बांटेंगे, इज कॉल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसी को हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं। आपके एग्जामिनर ने तुरंत आपसे पूछ लिया कि बेटा एक बात ये भी बता दो, फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, तो आपको तुरंत कहना है कि न्यू रेशियो अगर आपको निकालना है इज इक्वल टू होता है ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड गेनिंग शेयर। उसके बाद बात होती है, कहा जा रहा है कि गेनिंग रेशियो क्या होता है। भाई देखो, गेनिंग रेशियो के लिए आपको फॉर्मूला पता होता है, न्यू माइनस ओल्ड, ये सब सीन आप कर लेते हो, लेकिन समझना इसका थ्योरी भी क्या बनेगा एग्जैक्टली, वो भी जानना है आपको। क्या करना है, देखो कहा गया गेनिंग रेशियो में कि द रेशियो इन विच द रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर द आउटगोइंग पार्टनर शेयर इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। फिर से सुनो, कहा जा रहा है द रेशियो यानी वो रेशियो इन विच, जिसमें द रिटायरिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर, यानी जो माफ कीजिएगा रिटायरिंग नहीं, रिमेनिंग, यानी क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है आपको बता रहा है कि द रेशियो इन विच द रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर, रिमेनिंग का मतलब बचे हुए जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे, यानी रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर द आउटगोइंग पार्टनर्स शेयर इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो, यानी जो आउटगोइंग पार्टनर्स होते हैं उनका जो शेयर वो गेन करते हैं उसे कहते हैं गेनिंग रेशियो। आउटगोइंग का मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो, इसका होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और इसी में मैंने आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो का भी समझाया था, आपको याद होगा फॉर्मूला, पहले भी पढ़ाया, उसमें क्या था, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें आज की क्लास की, तो आज की क्लास में बस इतना ही। और मैं आपको बार बार कहता हूं और पहले भी कहता रहूं, अब भी कहता हूं कि ये जब लास्ट में मैं आपको पढ़ा के चला जाता हूं तो आपको जरूरत होती है, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दिया करें। आपके कमेंट से हमें फीडबैक मिलता है एग्जैक्टली कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आया है या नहीं। कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछा करो। कुछ और क्वालिटी अच्छी चाहिए, कुछ और किसी पर्टिकुलर टॉपिक के स्पेशली वीडियो बनवाना चाहते हो तो उसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करना। थैंक यू वेरी मच।